कल की हमारी क्लास थी इकोनॉमिक्स की मौद्रिक नीति। तो हमने मौद्रिक नीति में आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि ये रिवर्स रेपो दर क्या होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं आज नकद आरक्षित अनुपात केस रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों केस रिजर्व रेशियो होता है नकद आरक्षित अनुपात। ये वह रेशियो होता है जिस पर बैंकों द्वारा शुद्ध जमा राशि का वह भाग जो आरबीआई के पास नकद के रूप में, केस मतलब नकद के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है। तो दोस्तों जब भी कोई बैंक आरबीआई के पास नकद के रूप में रखता है तो अगर इसकी रेट बढ़ाई जाती है आरबीआई द्वारा तो लोगों के पास तरलता में कमी होगी। तो ये एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, शुद्ध जमा राशि का वह भाग जो बैंकों के पास नकद के रूप में रखा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, सीआरआर, केस रिजर्व रेशियो। अब हम बात करते हैं सीआरआर के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर सीआरआर में वृद्धि करती है तो आरबीआई मान लो जैसे 50 रुपये है आपके पास, 100 रुपये है, 100 रुपये में से मान लो अभी सीआरआर की रेट 25% है। अगर मान लो इसकी रेट 30% हो जाए तो बैंकों के पास कितने बचेंगे, 70 रुपये। तो 70% जो लोन बैंकों के पास बचेगा तो बैंकों की ऋण लेने की क्षमता क्या हो जाएगी, ऋण देने की क्षमता कम हो जाएगी। तो देखिए इसी प्रकार से इसके प्रभाव क्या होते हैं कि अगर इसमें सीआरआर में वृद्धि होती है तो बैंकों की तरलता में कमी होगी। जैसे मान लो 25% से 30% हो गई तो बैंकों की तरलता कम होगी, ऋण लेने की क्षमता कम होगी, क्योंकि बैंकों के पास ऋण देने के लिए आवश्यक पूंजी की कमी होगी। अब हम बात करते हैं कि लोन महंगे होंगे क्योंकि बैंकों के पास रुपया कम होगा तो बैंक लोन जितने रुपये है उसी का कुछ परसेंट देगी, तो लोन क्या होंगे, महंगे होंगे। सार्वजनिक व्यय में कमी होगी, सार्वजनिक व्यय में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि सरकार भी बैंकों पर अधिक दबाव नहीं बना सकती, रोजगार के स्तर कम होगी। अगर मान लो कि सीआरआर की दर कम होती है तो रोजगार के स्तर में बढ़ोतरी होती और मुद्रा संकुचन की स्थिति पनप जाती है। अब हम बात करेंगे कि तरलता बढ़ेगी अगर इसमें कमी करने पर। ये दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ लिख लीजिए, कमी करने पर। अगर इसमें कमी करेगी, कमी होने पर क्या होगा कि तरलता बढ़ेगी, ऋण लेने की क्षमता बढ़ेगी। तो दोस्तों इसके जो विपरीत प्रभाव होंगे वो सारे कमी करने पर होंगे। अब हम बात करते हैं कि सीआरआर में वृद्धि करने पर बैंकों की तरलता में कमी होगी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना कि सीआरआर और बैंकों की तरलता में वृद्धि करने पर और बैंकों की तरलता में क्या प्रभाव होता है। बैंक सीआरआर में वृद्धि करने पर बैंकों की तरलता में कमी होगी। तो इसमें कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है दोस्तों। ये विपरीत संबंध होगा, कैसा संबंध होगा, विपरीत संबंध होगा, जिससे उसके ऋण लेने की क्षमता कम होगी, क्योंकि वृद्धि होगी तो बैंकों की तरलता में कमी होगी, तरलता में कमी होगी तो ऋण लेने की क्षमता में कमी होगी। अब हम बात करते हैं तथा उसके द्वारा दिए जाने वाले ऋण महंगे होंगे, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होगी। आगे बात करते हैं सीआरआर में कमी करने पर इसके विपरीत प्रभाव होगा, जो आपको अभी मैंने बता दिया है पहले। अब हम बात करते हैं कि नकद आरक्षित अनुपात आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार इसकी रेट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीआरआर की रेट में वृद्धि कहाँ तक होती है, 0% से 15% तक ये रखी जाती है। और दोस्तों सीआरआर के रूप में रखी गई राशि आरबीआई द्वारा किसी भी प्रकार कोई ब्याज नहीं दिया जाता। न तो सीआरआर की राशि के रूप में बैंकों आरबीआई के पास रखी जाती है, उस पर न तो आरबीआई कोई रेट से ब्याज देता है, तो इसीलिए बैंकों की तरलता में क्या होगी, कमी होगी। सीआरआर में आर्थिक सुधारों के पूर्व अपने अधिकतम स्तर पर रखी जाती है, जिससे नरसिम्हन समिति, ये नरसिम्हन समिति दोस्तों ये याद रखना अब किसी पर न्यूनतम स्तर पर रखी जाने की बात किसने कही, नरसिम्हन समिति के आधार पर ही रखा जाता है। अब हम बात करते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। दोस्तों वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब होता है एसएलआर। ये एसएलआर का मतलब आप तो ऐसे याद रखिए कि एसएलआर का मतलब होता है कि स्वयं के पास बैंकों द्वारा कुछ प्रतिशत आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार स्वयं के पास रखा जाता है। इसी का प्रभाव भी सीआरआर की तरह ही होगा, क्योंकि अगर कुछ प्रतिशत आरबीआई के दिशा निर्देशों अनुसार मान लो जैसे 20% है और आरबीआई ने दिशा निर्देश के अनुसार 25% कर दिया गया है, तो बैंकों को साख निर्धारण के लिए या लोन देने के लिए 75% ही पैसे बचेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर रेट बढ़ती है
तो वही प्रभाव होगा जो सीआरआर का होता है। तो वृद्धि करने पर बैंकों की तरलता में कमी होगी, ऋण लेने की क्षमता कम हो जाएगी, लोन महंगे हो जाएंगे, सार्वजनिक व्यय में कमी होगी, समग्र मांग में कमी होगी। समग्र मांग में कमी होगी, ये इम्पोर्टेंट आप याद रखिए। मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं कि ये एसएलआर की जो रेट है वो 40% तक हो सकती है। दोस्तों 40% तक की इसकी अधिकतम रेट हो सकती है, जो आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार है। अब हम बात करते हैं कि वैधानिक तरलता अनुपात रखने का मुख्य उद्देश्य जनता बैंकों के प्रति विश्वास बनाए रखना, ताकि विश्वास कैसे कि जब कोई बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंकों के पास मान लो कि 30% एक्स्ट्रा अपने पास रिजर्व रख रखा है, वो भी रिजर्व तभी रखेगा जब आरबीआई उन्हें निर्देश देगा। तो लोगों को उसमें साख पे भरोसा हो जाएगा कि इसके पास अलग से पैसे है, तो बैंकों के हमारे पैसे कहीं डूब नहीं सकते, इसके लिए वो एसएलआर के रूप में रखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीआरआर और एसएलआर में क्या प्रभाव है। दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब हम बात करते हैं कि सीआरआर की राशि आरबीआई के पास रखी जाती है। ये दोस्तों आपको अभी बताया था कि सीआरआर की राशि आरबीआई के पास रखी जाती है और एसएलआर की राशि स्वयं बैंक के पास रखी जाती है। सीआरआर की राशि आरबीआई के पास रखी जाती है और एसएलआर की राशि स्वयं बैंक के पास रखी जाती है। अब हम बात करते हैं सीआरआर की राशि केवल नकद के रूप में रखी जाती है। ये जो दोस्तों सीआरआर है वो नाम से ही है, जैसे मान लो CRR, तो ये केस, तो ये दोस्तों केस के रूप में रखी जाती है और ये दोस्तों अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखी जाती है। सीआरआर अधिकतम 15% और एसएलआर अधिकतम 40%। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एसएलआर का पैसा कभी भी उधार में नहीं दिया जाता। दोस्तों एसएलआर का पैसा कभी भी उधार में नहीं दिया जाता। अगर इसको काम में लेना है तो पहले आरबीआई के नियमों का पालन करना होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है कि दोस्तों बैंक रेट वह रेट होती है जिस पर आरबीआई अपने संबंधित बैंकों को दीर्घकालीन लोन देता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, आरआर और आरआरआर, ये दोस्तों दोनों क्या होती है, अल्पकालीन, ये दोस्तों होती है अल्पकालीन। और दोस्तों ये जो रेट होगी आपकी, ये होगी बैंक रेट, ये दीर्घकालीन लोन होगा, ये दोस्तों दीर्घकालीन होगा। ये आप याद रखिए। सीमांत स्थायी अनुपात, मार्जिन स्टैंडर्डी फैसिलिटी, ये दोस्तों एक प्रकार से तुरंत जो लोन दिया जाता है उसके लिए काम में ली जाती है। ये दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि जब भी कई बैंकों को अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है लोन की या पैसे की, अगर मान लो कि आपने कहीं बैंक में खाता होगा और कोई बड़ा व्यापारी होता है, उनका बैंकों में करंट अकाउंट होता है, उसमें क्या है कि कई बार जैसे शनिवार और संडे को, कई शनिवार को जैसे बैंक ऑफ होता है, उस समय जाके बैंकों से रिक्वायरमेंट करते हैं कि पैसे की, तो उस समय बैंकों के पास सारा ट्रांजैक्शन हो चुका होता है और पैसे मनी की आवश्यकता होती है। उस समय ये लोग क्या है कि ये आरबीआई की एक प्रकार से गाड़ी वैन घूमती है जो उन्हें लोन प्रोवाइड कराती है, इसीलिए ये सीमांत स्थायी सुविधा काम में ली जाती है। ये एक अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पे काम में ली जाती है। खुले बाजार की क्रियाएं, दोस्तों खुले बाजार की क्रियाएं होती है, ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन होता है कि खुले बाजार की क्रियाओं से उन क्रियाओं से है जिनके माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। ये दोस्तों एक प्रकार से बॉन्ड वगैरह बेचा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार के माध्यम से जब सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है तो उससे अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आती है और मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब खुले बाजार की क्रियाओं को सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय किया जाता है तो उससे अर्थव्यवस्था की तरलता में वृद्धि होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होगी। तो दोस्तों ये आपका खुले बाजार की क्रियाएं होती है। खुले बाजार की क्रियाएं जिस बाजार के माध्यम से बेची जाती है उसे गिल्ट एज बाजार कहते हैं, मतलब शेयर मार्केट होता है, उसे गिल्ट एज बाजार के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं चयनात्मक या दबावात्मक जो उपाय होते हैं, गुणात्मक। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति
के तहत 1957 में चयनात्मक उपाय अपनाए गए। दोस्तों चयनात्मक उपाय कब अपनाए गए? 1957 में। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं साख की राशनिंग। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का कोटा निर्धारित कर देना। तो दोस्तों ये क्या होता है कि आरबीआई द्वारा बैंकों को जो ऋण दिया जाता है उसका कोटा निर्धारित कर देना कि इतना ही लोन आपको देना है। तो ये एक प्रकार से साख की राशनिंग हो गई। जैसे मान लो बैंकों के पास 100 रुपये है और 100 रुपये में से आरबीआई द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है कि आपको 50 रुपये ही लोन के रूप में काम में लेना है और 50 रुपये आपको अलग से रखना है। तो इस प्रकार ये 50 रुपये आपके एक प्रकार से कोटा हो गया है। तो कोटा निर्धारित करना क्या कहलाता है? साख की राशनिंग करना। अब हम बात करते हैं नैतिक दबाव। नैतिक दबाव दोस्तों आरबीआई द्वारा बैंकों को यह कहा जाता है कि तुम्हारे द्वारा जो दिया जाने वाला ऋण है ना वो 40% कृषि व ग्रामीण विकास के लिए यूज किया जाएगा। तो दोस्तों ये एक प्रकार से नैतिक दबाव बनाया जाता है बैंकों पर ताकि इससे आर्थिक विकास हो सके। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास कैसी लगी? तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे कल हम मौद्रिक नीति से संबंधित सारी बातें आपको बता के इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।